तो संभल को लेके देश में काफ़ी ज़्यादा गरमा-गरमी है और संभल को लेके मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत सी खबरें चला रही है। अब क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि उनकी न्यूज़ पे मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अपनी न्यूज़ देखता हूँ यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे आज हम एक ऐसी ही वीडियो देखने वाले हैं, जो है साक्षी जोशी की, जिसमें इन्होंने संभल का पूरा मामला बताया है। तो पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए देखना बेहद जरूरी है। आज मैं संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए विवाद का एक-एक सच आपको बताने वाली हूँ और फिर अंत में आप खुद तय कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत। आज जुमे की नमाज है और आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई थी। शाही जामा मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी। अगली तारीख तक के रोक लगाई है और ये कहा है कि हाई कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल रोक है अगली सुनवाई तक। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, कैसे देखा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्र हित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए। इस फैसले से इस देश में आपसदारी, भाईचारा और कानून का राज कायम रखने में काफी मदद मिलेगी और ऐसे तत्वों को जो इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं बांटने का, उनके लिए रोक लगेगी। ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत से कह दिया कि 8 जनवरी तक इस केस में कोई एक्शन ना लें क्योंकि शांति जरूरी है और बिना हाई कोर्ट की मंजूरी पर ट्रायल कोर्ट कोई फैसला ना ले और ना ही 8 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट कोई फैसला सुनाए। लेकिन हमारे देश में निचली अदालतें कैसे काम कर रही है ना, उसका भी सच आज आप सुन ही लीजिए। निचली अदालत में सुनवाई इसलिए भी हो रही है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में अब कुछ लोग मंदिर खोज रहे हैं। यही मूल विवाद की जड़। अभी तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन पुलिस ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान विवाद आखिर क्यों हुआ। पहले तो आपको बता दूं, संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वे के तहत संरक्षित स्मारक है और संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर ये नया विवाद 19 नवंबर को तब शुरू हुआ जब संभल से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज महाराज ने कुछ लोगों के साथ मिलकर संभल की अदालतों में एक याचिका डाली और ये दावा किया कि मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर है। फिर क्या था, जिस दिन याचिका डाली गई उसी दिन सुनवाई हुई और अदालत ने एक आदेश भी पारित कर दिया कि जाओ और मस्जिद के अंदर सर्वे करके रिपोर्ट फाइल करो। संभल की अदालत में बैठे जज ने इतनी तेजी से फैसला सुनाया कि उन्हें इस बात के लिए अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। याचिका दायर होने के बाद सेम डे, उसी दिन और कुछ घंटों के बाद मस्जिद में सर्वे का आदेश, वो भी शाही जामा मस्जिद के पैरोकारों का आरोप है कि हमारा पक्ष तो सुना भी नहीं गया। फिर क्या था, 19 तारीख को अदालत ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दे डाला और फिर सेम डे मस्जिद में सर्वे हुआ। इस दिन भी भीड़ इकट्ठा हुई लेकिन कोई तनाव नहीं हुआ। लेकिन जब रविवार को दोबारा सर्वे हुआ, फिर पुलिस और भीड़ आमने सामने आ गई और कई घंटों तक पत्थरबाजी चलती रही और हिंसा बढ़ गई। इसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन तो आने ही थे। निचली अदालतों के जज देश में आग लगवाना चाहते हैं क्या? सुनिए सपा नेता रामगोपाल यादव ने क्या कहा। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने लिखा, जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहले पहल कर फसाद की जड़ बने, उनकी तस्वीरें कब लगेंगी। एक तस्वीर, एक तरफ हिंसा, दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे।
अब समझिए संभल की शाही जामा मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने वाले महंत ऋषिराज महाराज का क्या दावा है। बीबीसी ने इनसे यानी ऋषिराज से पूछा कि ये दावा अभी क्यों किया गया, कि जबकि मस्जिद वहां सदियों से है। तो ऋषिराज महाराज ने कहा कि अयोध्या मंदिर पर भी दावा बहुत साल बाद हुआ था। हमें लगा कि अब अपने मंदिर को वापस लेने का सही समय आ गया है, तो हमने अदालत का रुख किया। अदालत में दायर याचिका में दावा किया गया है कि भविष्य में कल की भगवान का अवतार संभल में ही होना है और मस्जिद ही वो स्थान है जहां उनका यानी कल की भगवान का अवतार होगा। मतलब याचिका का मूल स्वरूप है कल की भगवान, जहां तक मुझे समझ आया। लेकिन क्या आपको पता है संभल में ही कल की भगवान से जुड़े हुए कम से कम 2 मंदिर पहले से ही मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी से जुड़े आचार्य प्रमोद कृष्णम भी संभल से कुछ दूरी पर विशाल कल्की स्थान का निर्माण करा रहे हैं। पिछले साल इस कल्की स्थान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। प्रश्न ये है कि संभल में कल्की मंदिर पहले से मौजूद है, तो मस्जिद के अंदर कल्की भगवान के अवतार का दावा क्यों? हमने तो सुना था भगवान कण कण में है, लेकिन भगवान को किसी विशेष जगह खोजना कहाँ से तर्क संगत बात है। खैर, ये याचिकाकर्ता क्या साबित करना चाहते हैं, इस बात को सभी अमन पसंद लोग समझते हैं कि हर मस्जिद के अंदर ही मंदिर किसके इशारे में और क्यों खोजे जा रहे हैं, और ये बात भी सभी समझते हैं। लेकिन संभल हिंसा के कुछ सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले कि रविवार को गोली किसने चलाई। संभल में लोग कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कुछ बोला तो पुलिस उन पर कोई ना कोई एक्शन ले ही लेगी। अब पुलिस ने गोली चलाई या नहीं, ये निष्पक्ष जांच का विषय है, लेकिन सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि 4 लोगों की मौत या सही शब्द निष्पक्ष जाँच की ज़रूरत ही नहीं है। ट्विटर और यूट्यूब उठा के देख लो, जाने कितनी ऐसी वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें साफ-साफ ये दिख रहा है कि पुलिस गोली चला रही है। यूज करूं तो 4 लोगों की हत्या का आखिर जिम्मेदार कौन? सवालों के घेरे में सीओ अनुज चौधरी हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि संभल हिंसा में इनके एक्शन की आखिर क्या भूमिका है। घायलों का दावा है कि संभल में हुई हिंसा में पुलिस ने गोली मारी। संभल के जिला अस्पताल में 2 युवक भर्ती हैं जो पुलिस की गिरफ्त में भी। इनमें से एक की बहन ने बीबीसी को बताया कि उसके भाई को पुलिस ने गोली मारी और पीटा भी। हसन की बहन ने बीबीसी को यहाँ तक बताया कि पुलिस मेरे भाई पर दबाव बना रही है कि वो ये बयान दे कि गोली पब्लिक ने चलाई। उन्होंने यानी पुलिस ने कहा कि अगर ऐसा बयान लिखित में दोगे तो तुम्हें किसी बेहतर अस्पताल में रेफर कर देंगे। अगर हसन की बहन का स्टेटमेंट सही साबित होता है तो पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी पार्टी या सरकार के इशारे पर काम कर रही है या नहीं, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। यूपी पुलिस पिछले कुछ सालों से कैसे काम कर रही है सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत अब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां भुयान की पीठ गैंगस्टर अनुराग दुबे के मामले पर सुनवाई कर रही थी, और इसी दौरान पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ यूपी पुलिस ने कई मामलों में एफआईआर दर्ज की है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि डीजीपी को बता देना, ऐसा आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रखें। नाराज कोर्ट ने टिप्पणी की कि अपने डीजीपी को बता दीजिएगा कि अगर उसे यानी अनुराग दुबे को छुआ तो ऐसा कड़ा आदेश देंगे कि याद रखें। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में जो कहा उसे सुनिए। याचिकाकर्ता इसलिए पेश नहीं हो रहा है क्योंकि उसे पता है पुलिस उस पर एक और केस दर्ज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है। ये टिप्पणी वो भी सुप्रीम कोर्ट की चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने जैसी है यूपी पुलिस और उसके डीजीपी के। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद यूपी पुलिस की कार्यशैली एक्सपोज हो गई। जब पुलिस सरकार का तोता बन जाए तो फिर यही होता है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, सत्यमेव जयते। इस वीडियो के बारे में कुछ मेरे थॉट्स हैं और इस संभल की पूरी घटना के बारे में कुछ मेरे थॉट्स हैं जो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स में रखता हूँ। ठीक है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जहाँ तक मैं प्रशासनिक कार्रवाई को समझता हूँ, तो प्रशासन में कोई भी कार्रवाई ऐसे ही नहीं की जाती है जब तक कि कोई आदेश पहले से ही ना आया हो। अगर कोर्ट को पुलिस से कोई काम लेना होता है तो उसके लिए कोर्ट को पहले ही आदेश करना पड़ता है। और ये आदेश कई बार कई-कई दिनों पहले किया जाता है जिससे पुलिस पूरी एक तैयारी कर ले, अपना एक पूरा प्रोटोकॉल तैयार कर ले। अब कमाल की बात ये है कि जिस दिन याचिका दायर की गई, उसी दिन सुनवाई भी हो गई। उसी दिन पुलिस भी आ गई, उसी दिन पुलिस को आदेश भी मिल गया और उस दिन पुलिस ने ही कार्रवाई कर दी। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारा ही काम प्री प्लान्ड था। किसी ने पूरी प्री प्लानिंग की कि पहले कोर्ट में
आप याचिका दायर करोगे, फिर आपकी वो याचिका मंज़ूर की जाएगी, फिर कोर्ट की तरफ से आदेश होगा सर्वे का और फिर कोर्ट की तरफ से आदेश के बाद सर्वे की लिए टीम जाएगी और पुलिस उसके साथ जाएगी, तो पुलिस का उस वक़्त वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। जब कोई सर्वे किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट ऑफ़िस के कुछ अधिकारी जो सर्वे करते हैं या फिर किसी भी ऑफ़िस के जो अधिकारी सर्वे करते हैं, उन लोगों को पहले से नोटिस दिया जाता है, तलब करने के लिए या सर्वे के लिए। तो ये पुलिस और ये पूरा जो ऑफ़िस था सर्वे करने वाला, ये सारे लोग कैसे कोर्ट में पहले ही दिन मौजूद थे, जिस दिन याचिका दायर की गई और उसी दिन जज ने कैसे फैसला सुना दिया। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ-साफ क्लियर है कि किसी ने पहले से ही प्री प्लानिंग की थी कि हमें इतनी तारीख को याचिका दायर करनी है और उतनी ही तारीख को पुलिस को ले जाके सर्वे करा देना है और ये सारा काम कर देना है। वरना ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, जिस तरीके से हमारे देश में प्रशासनिक कार्रवाई होती है। अगर आप लोगों में से कोई सरकारी जॉब में है, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता होगा, बहुत अच्छे से जानता होगा। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये प्री प्लानिंग है, तो ये किसकी है और ये कौन कर रहा है और उसका मकसद क्या है ये करने का? तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देश में जो हमारी सरकार है, वो चाहती है पावर में बने रहना और पावर में बने रहने के लिए उसे कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जो हिंदू-मुस्लिम करने वाला हो, जिसमें कुछ हिंदू-मुस्लिम का एंगल हो। इस वजह से सरकार के इशारों पे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग चाहें तो डिसएग्री कर सकते हैं, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले ही। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये एक नया मुद्दा खोज रही है जिससे वो इस मुद्दे को जैसे कि एक राम मंदिर का मुद्दा था, एक आंदोलन चला कई वर्षों तक जिससे बीजेपी ने बहुत सी अपनी रोटियाँ सेकीं। इस तरीके से वो चाह रही है कि एक नया मुद्दा खड़ा हो जाए कहीं पर। इसी वजह से कुछ दिनों पहले ज्ञान वापी में मसला निकला। अब इसी तरीके से संभल में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि संभल से काम नहीं बना या ज्ञान वापी से काम नहीं बना तो उन्होंने अजमेर की दरगाह पे दावा कर दिया कि अजमेर की दरगाह में दरगाह नहीं है, वहाँ मंदिर था। बेसिकली जो पार्टी इस वक़्त हमारी सत्ता में है, वो सत्ता में बने रहना चाहती है और इसी बने रहने के लिए वो चाहती है, कोई राम मंदिर जैसा मुद्दा निकल आए। क्योंकि अब पब्लिक इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब पब्लिक बीजेपी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा महँगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है। आम आदमी महँगाई और बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस सारा जो मामला सुना, इससे ये समझ में आता है कि एक बार पुलिस आई, वो सर्वे करके ले गई। कोई हिंसा नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर पुलिस दोबारा आई और जब दोबारा पुलिस आई तो उसने सर्वे किया तब हिंसा हुई। मुझे ऐसा लग रहा है ये इनकी रिपोर्ट देखने के बाद कि पुलिस ने जानबूझ के कोशिश करी है हिंसा भड़काने की या वहाँ पर किसी और ने जानबूझ के कोशिश करी है हिंसा भड़काने की। क्योंकि जब एक बार पुलिस सर्वे करके चली गई, तो जब पहली बार में वहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं कहा, तो वो दूसरी बार में क्यों कुछ कहे? कुछ वीडियोज़ इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रही हैं, जिनमें से कुछ वीडियो मैंने भी देखी थी ट्विटर के ऊपर, जिसमें ये वीडियो में था कि मस्जिद के अंदर तोड़-फोड़ की गई है और मस्जिद की बेअदबी की गई है। यहाँ तक कि मस्जिद में पंखे जो लगे थे, उन्हें भी टेढ़ा कर दिया गया है। तो उससे साफ पता चलता है कि किसी ने मस्जिद के अंदर जानबूझ के पब्लिक को उकसाने के लिए बेअदबी करी है। हो सकता है इसी वजह से पब्लिक को गुस्सा आ गया हो या हो सकता है ये जानबूझ के करा गया हो मस्जिद के अंदर, जिससे कि पब्लिक को गुस्सा आए और कोई हिंसा भड़के। अब तीसरे पॉइंट में मैं यहाँ पर ये अपील करना चाहता हूँ, देश के उन सभी लोगों से जो चाहते हैं कि देश में एक शांति और अमन का माहौल बन के रहे, कि आपको और हम सब लोगों को जो शांति बनाए रखना चाहते हैं, अब आगे आना चाहिए और इस बात को अब तीसरे पॉइंट में मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से, जो चाहते हैं कि देश में अमन-ओ-अमान रहे, कि अब हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, इस तरीके के मसलों पे बोलना पड़ेगा खुल के, कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और किसी तरीके का किसी के खिलाफ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी मज़हब के इंसान के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए और किसी भी मज़हब की जो इबादतगाह है, जहाँ पर इबादत की जाती है या पूजा की जाती है, वहाँ पर किसी तरीके की कोई बेअदबी या कोई अपमान नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अब अगर हम लोगों ने आके ये जद्दोजहद नहीं की कि देश में इस तरीके की चीज़ें बंद हो जाएँ, तो फिर देश में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमारा देश अच्छा रहे और हमारे देश में किसी भी तरीके का कोई माहौल ख़राब ना हो। क्योंकि जब देश में इस तरीके की घटनाएँ होती हैं, तो देश में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब होने की वजह से
एक तो देश में बहुत ज़्यादा बर्बादी आती है और देश की इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। रुपया भी गिरता है और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी गिरती है, जिसकी वज़ह से पूरे देश के लोगों के ऊपर असर पड़ता है। आप लोगों ने ये बात सोची है कि अगर हिंदुस्तान का रुपया जब नीचे गिरता है तो हमारे पूरे देश के ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है? बेरोज़गारी कितनी बढ़ती है, महँगाई कितनी बढ़ती है और एक आम आदमी के लिए अपने घर को चला पाना और अपना पेट भर पाना कितना मुश्किल होता है। हम सभी के लिए इन मसलों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी अपना घर चलाने का मसला है। और हम जो लोग अमन पसंद हैं, हम लोग अगर अब आगे आन के इन चीज़ों के ऊपर अपनी आवाज़ नहीं उठाएँगे और इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे, तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान इन चीज़ों का हम लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि देश का माहौल ख़राब होगा, इकोनॉमिकली देश पिछड़ेगा और फिर हम लोगों को अपने परिवार पालने में कितनी दिक्कत होगी। ये बात अब हमें सोचनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।